अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वक्त होता है आज के अस्पहाल का। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। यार जुनैद, आज मैं ये ताई एक बात करना चाहता हूँ, बाद में मैं भूल ना जाऊँ। यार ये क्या सिस्टम चल निकला हुआ है, क्या तबीयतें हमारी हो गई हुई हैं, किस तरह के हमारे ज़हन बन गए हुए हैं। आज मैं सुबह फ्रूट वाली दुकान पे गया हुआ था, वहां पे एक बंदा दुकानदार के साथ लड़ पड़ा। मैंने पूछा जी क्या हुआ? कहता भाई जी ये इसने रेट लिस्ट लगाई हुई है, ये जो आलू बुखारे का इसने रेट लिखा हुआ है, ये उस रेट पे नहीं मुझे दे रहा आलू बुखारा। मैं इसे कह रहा हूँ कि उस रेट पे दो या फिर ये रेट लिस्ट उतार दो। तो अब वो बंदा जो है वो ये कह रहा है जी कि ये रेट लिस्ट जो है ये तो इस स्टैंडर्ड के आलू बुखारे की नहीं, इस किस्म के ये जो मैं ले आया हुआ हूँ शहर से मंडी से। इस बात पे लड़ते लड़ते मैंने देखा कि 5-6 जो और गाहक खड़े थे वो दुकानदार का साथ देना शुरू हो गए। और मैंने कहा मेरी बात सुनो, कुछ जायज बात करो करने वाली। वो बेचारा सही बात कर रहा है, अगर वो बोल ही पड़ा है, उसने हिम्मत कर ही ली है, तो आप बजाय उसको साथ अप्रिशिएट करने के, उसका साथ देने के, आप दुकानदार का साथ देना शुरू हो गए। भाई वो सही कह रहा है, आलू बुखारा तुम दे रहे हो, आलू बुखारे का जो रेट लिखा हुआ उस रेट में दो, उसके साथ को उसकी नस्ल या उसकी किस्म तो नहीं लिखी हुई। तुम अपनी इसको कहो जी कि ये बड़ी आला नस्ल का आलू बुखारा है इसलिए ये महंगा है। तुम सिर्फ फल वाले की दुकान तक बात को क्यों महदूद कर रहे हो? किसी जगह पर भी देख लो, वैगनों में, बसों में सफ़र करते हुए अगर कोई एक जो मुसाफिर है वो कंडक्टर से जायज़ बात पर बहस करने की कोशिश कर रहा है कि इतना किराया नहीं बनता, तो फौरी तौर पर जो इर्द गिर्द के लोग होंगे वो उसको कह दोगे ना ना यार इसके मुंह ना लगो, बस जो कह रहा है चुप करके इसकी बात मान लो। किसी सरकारी दफ्तर में कोई क्लर्क अगर या अफसर रिश्वत मांग रहा है और कोई शख्स जो है अपने जायज़ हक के लिए एहतजाज कर रहा है, तमाम जो इर्द गिर्द के लोग होंगे कोई भी उसका साथ नहीं देगा, कहेगा ना 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 बस जो कह रहा है चुप करके। यहाँ पर यही निज़ाम चलता है। नहीं तो ये जो पास से ना 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 करने वाले लोग हैं, इन्होंने हक बात बोलने वालों के मुंह बंद करने नहीं शुरू कर दिए। बिल्कुल यही हो रहा है। जो शख्स अपने हक के लिए मामूली सी भी आवाज बुलंद करता है उसको लोग बदमाश करार दे देते हैं, और जो शख्स चुप करके खामोशी के साथ जुल्म सहता है, अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करता, उसको कह देते हैं बहुत शरीफ आदमी है। यानी हमने दरअसल अपने हक के लिए आवाज बुलंद ना करने को शराफत बना दी है। मेरी राय में शराफत तो नहीं, मुनाफिकत है सीधी सी। मुनाफिकत क्या यार, गुनाह है। जो हक बात पे बंदा बोल ही नहीं रहा वो गुनाह कर रहा है। बिल्कुल, मैं ये समझता हूं कि महंगाई से लेकर करप्शन तक किसी ना किसी अंदाज में हमारा ये रवैया शामिल है कि हम खामोशी से अपने इर्द गिर्द होने वाली तमाम ये हरकतें और चीजें बर्दाश्त करते रहते हैं, उस पर आवाज बुलंद नहीं करते। और अगर जैसे तुम जिक्र कर रहे हो, अगर कोई आवाज बुलंद करता है तो उसकी मुखालफत शुरू कर देते। यार आप किसी दफ्तर में काम कराने चले जाए तो कोई बंदा अगर ऑफिस का रिश्वत मांग ले, उसके आगे अगर आप खड़े हो जाएं या बोलना शुरू कर दें कि भाई क्यों नाजायज पैसे मांग रहे हो, और उधर आए हुए जो क्लाइंट दूसरे होते हैं, जो साइल होते हैं, वो कहना शुरू हो जाते हैं ओ भाई जी दबा करो, एवं टाइम ही आया कर रहे हो, दियो विचों पैसे कम कराओ, धुप्पे खजल होंडे हो, कितने दिन दे होंडे हुए थे। लो यही अगर आप पहले दिन इसको 500 रुपया देते आपका काम हो जाता, एवं 4 दिन के खजल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो करप्ट सिस्टम है इसको बढ़ावा देने में उनका भी हाथ है। यार आप होटल में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने जाते हो, आपको जब बिल अदा करने की बारी आती है तो मैनेजर आपको प्रॉपर बिल नहीं देता, और ये कह के आपको डरा देता है कि अगर मैं आपको प्रॉपर बिल दूंगा तो आपको सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि जो उसने आपको सादा कागज पर बिल दिया है उस सूरत में भी उसने आपसे सेल्स टैक्स वसूल कर लिया है, लेकिन आप अपने मामूली से लालच की वजह से आप कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के किसी ना किसी अंदाज में आप मुर्तकिब होते हो। और अगर आप वहां पर बहस करते हो मैनेजर के साथ तो आपके दोस्त ही आपकी मुखालफत शुरू कर देते हैं, और यार क्यों वक्त जाया कर रहे हो, छोड़ो जो पैसे हैं दो, जो बिल बनता है दो और चलो यहाँ से। यार मैंने तो 1-2 दफा ये भी देखा कि बाजार में चलते हुए अगर किसी खातून को मर्द बदतमीजी करता है, को तंग करता है, को जुमला कसता है, अगर वो औरत खड़ी होकर रिएक्ट करती है, उसे झाड़ती है, या कई दफा ये भी देखा है एक आध दफा कि किसी ने आगे से औरत ने बंदे को थप्पड़ मार दिया तो उस औरत पे उंगलियां उठानी शुरू हो जाती है लोग। और अगर कोई बेचारी खातून इस तरह का कोई वाकया अपने घर वालों को आके बताती है तो घर वाले भी उल्टा ये दर्श देते हैं कि ना बेटा ना, वो बदमाश किस्म के लोग हैं, हम शरीफ लोग हैं, हमारा काम उनके मुंह लगना नहीं है। इस तरह हम क्या मैसेज देना चाहते हैं माशरे को? हाय 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 हाय, ये जो आहिस्ता आहिस्ता रिएक्शन खत्म होता जा रहा है ना, जुल्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, वायलेशन के खिलाफ, ये जो हम रिएक्ट करना छोड़ गए हुए हैं, तुम यकीन करो कि इस मुल्क के अंदर महंगाई
करप्शन, ये बेरोजगारी, ये जो कुछ भी हो रहा है, लोड शेडिंग, ईमान से मैं समझता हूं सिर्फ इस वजह से हो रहा है कि लोगों ने रिएक्ट करना ही छोड़ दिया। अच्छा, अगर कोई शख्स रिएक्ट करता है, बेशक वो पुरअमन अंदाज में रिएक्ट कर रहा हो, तो फौरी तौर पर उस पर ये इल्जाम आयद कर दिया जाता है कि ये माशरे में तशद्दुद को फरोग दे रहा है। हालांकि अपने हक की बात करना तशद्दुद को फरोग देना तो नहीं होता। इसी रवैये ने उस सोच को जन्म दिया ना, वो जो सरायकी में एक मुहावरा है, चंगे दा हथ काला थिया हूं लुका के दा, तलंगे दा हथ काला थिया हूं मुंह तो चा मलिया। नहीं समझ आई ना? जाहिर है अकल की बात है, आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएगी ना। हर बंदा ये तो नहीं होता। इसका मतलब है कि शरीफ आदमी का अगर हाथ काला हो जाए तो वो बेचारा छुपाता फिरता है, और बदमाश का अगर हाथ काला हो जाए तो वो मुंह पे मार लेता है, यानी उसी को फखर बना लेता है अपना। वो क्वालिटी समझता है कि मेरे चिक्का ये बुराई है भाई, जाओ कर लो जो करना है। हालांकि बनता तो ये है ना कि जिसने मुंह काला किया वो उठ के बंदा सरेआम उसको कहे कि भाई तुम्हारा मुंह काला है, तुम में ये बुराई है। सही। ये छोड़ ही गए हुए हम। ये जुल्म की इंतहा तो ये है कि अगर आपके अपने खिलाफ कोई जुल्म हो, ज्यादती हो, कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए, धोखाधड़ी हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, तो थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने तक को मायूब समझा जाता है। हाँ, पास से लोग कहना शुरू हो जाते हैं, नाना पुत्र थाने चाहे शरीफ लोग नहीं जाते होते, छाड़ते हुए गल भाई क्यों नहीं थाने शरीफ लोग जाते हुए? शरीफ लोगों के लिए तो थाना बना हुआ है कि वो जाके अपनी दाद रसी करे, वहां जाके चीखें चिल्लाएं कि भाई हमारे साथ ये ज्यादती। और अगर एक शरीफ आदमी को थाने जाते हुए डर लगता है तो वो मोहल्ले के 3-4 और शुराफा को इकट्ठा करके ले जाके थाने चला जाए। वो जो 3-4 लोगों को साथ लेके उसने जाना है, वही 3-4 तो कह रहे होते हैं कि भाई जी ना 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 दफा करो, बदमाश आदमी। ये कह के हर मोहल्ले में लोगों ने बदमाश पैदा कर दिए हुए। ईमान से पूरे शहर में, लाहौर शहर में 1-2 बदमाश होते थे, नामवर बंदे, मतलब गलत आदमी, जिनका नाम शाम मशहूर होता था। अब तो तुम जिस गली में घुसो वहां के मोड़ पे ही तुम करियाने वाली दुकान से पूछ लोगे भाई जी 9 नंबर गली का केड़ा बदमाश है, वो तुम्हें बता देगा भाई जी इतने अच्छा कुकड़ रही जाएगी। लाओ, जिसका नाम ही अच्छा कुकड़ है वो क्या बदमाश होगा, वो कैसे जगह लेता होगा? आगे से जगह देने वाला बेचारा आटे के पूरे डाल रहा हो बदमाश को। लो जी लो भाई जी, गुस्सा ना करो, लो लो खाओ 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 पर उधर ऊपर हम ही चुगो। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। आजकल मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर कुकिंग शोज की भरमार है। इन्हीं में से एक शो के मेजबान आज हमारे साथ हैं, जनाब रशीद करारा। करारा साहब ये क्या कर रहे हैं? सीजन लग रहा है, सीजन। आजकल रमजान मुबारक में सीजन है आप लोगों का। हाँ भाई, जौन सा मर्जी चैनल खोलो वहां कुकिंग ही हो रही है। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं आप? इसमें तो कुछ भी नहीं है। आपके घर बिजली का बिल आता है? आता है। बिजली आती है? नहीं। तो फिर इस पे क्यों इतराज कर रहे हो? अच्छा, आप पका क्या रहे? हवाई गोश्त। हवाई गोश्त? आपने हमेशा कढ़ाई गोश्त खाया है, ये हवाई गोश्त है। इसकी क्या खास बात है? इसमें गोश्त नहीं पड़ता, गोश्त के बगैर बनता है भाई हवाई गोश्त। तो फिर इसमें क्या पड़ता है? वैसे तो ये मुझे मुफ्त में पड़ता है, मगर क्या क्या पड़ता है अभी बताता हूँ। ये क्या काट रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। बताए ना क्या काट रहे हैं? भाई वक्त काट रहा हूँ। जितने वक्त का प्रोग्राम होता है बस वो काटना होता है। ये बर्तन बुर्तन बजा के निकल जाता हूँ बस। ये देखो ना, यार ये आप क्या करते हो? ये क्या करते हो? भाई इसी की वजह से तो शेफ बना हूँ। क्या मतलब? मैं कहाँ कुकिंग जानता हूँ, मैं तो ग्राउंड में खड़ा बल्ले के ऊपर बुच्चियां डाल रहा था। करीब से एक टीवी का प्रोड्यूसर गुजरा, कहता है भाई खूब मदारी कर लेते हो, मेरा कुकिंग का प्रोग्राम है उसमें आ जाओ, जरा यही बुच्चियां डाल दो। यार आपको वाकई कुछ नहीं बनाना आता? जुनेद भाई कैमरा खुला है, अल्लाह वाहिद शाहिद है, मुझे कुछ नहीं पकाना आता, बस ये मदारी वदारी करके चला जाता हूँ। खुदा जानता है अंडा नहीं उबालना आता। अच्छा। एक दफा अंडा उबालने घर बैठ गया, अंडा पकड़ के सीधा चूल्हे पे रख दिया। पीछे से आपकी भाभी ने इतनी जोर से कफगीर मारा, उसने कहा बे पहले केतली में चूल्हे पे पानी रख, उसमें अंडा डाल, डायरेक्ट चूल्हे पे रख रहे, इस तरह तो चूजा निकल आएगा।
बना रहे होते हैं टीवी चैनल्स पे। मेरा ख्याल है ये उस पे यकीन कर गई है जो लास्ट में चखता है खाना। वाओ बहुत टेस्टी है। अरे भाई वो प्रोड्यूसर का दोस्त होता है। अच्छा। 3-4 ड्रामे अपने दोस्त के फ्लॉप करवा चुका होता है, बस स्क्रीन पे आने के चक्कर में बेचारा वाओ कर देता है। अभी एक सच्चा वाकया सुनाने लगा हूं आपको। एक शो में मैं आलू वाला पराठा बनाने का मुजाहरा कर रहा था। अच्छा। भाई यकीन कीजिए ना स्टूडियो में आलू ना पराठा ना घी ना आटा ना ही मुझे बनाना आता। मैंने कैमरे के सामने यूं ही को 15 मिनट मदारी की। लास्ट में प्रोड्यूसर ने उसे आलू वाले पराठे की जगह गत्ते का टुकड़ा दे दिया। यकीन करो जुनैद मियां गत्ते का टुकड़ा खा के कहने लगा वाओ। मैंने कहा बेटा आप जल्दी से बाथरूम में जाओ। अच्छा ये बताइए रशीद साहब आप कहाँ के रहने वाले हैं? भाई एक पकाने वाला कहाँ का हो सकता है? जहां खाने का काम ज्यादा होता है वहीं पकाने का काम ज्यादा होगा ना। मैं गुजरांवाला का रहने वाला हूँ। हाँ कोई भी शेफ हो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से गुजरांवाला का ही होगा। अच्छा। खुद ना होगा तो उसका उस्ताद होगा, उस्ताद ना होगा तो उसका ननियाल होगा, ननियाल ना होगा उसका दनियाल होगा, दनियाल ना होगा तो ससुराल तो जरूर होगा भाई। तो गुजरांवाला में जॉब भी की तुमने? हाँ गुजरांवाला में जॉब की थी। अच्छा। 4.5 घंटे। करियर क्यों? हाँ एक रजा साहब थे, रजा साहब उन्होंने कुक रख लिया मुझे। अच्छा। अपनी फैक्ट्री में। अच्छा। मैंने कहा भाई रजा नाम है, स्मार्ट सा नाम है, अच्छा। थोड़ा ही खाते होंगे। लो भाई जब मैं उनकी फैक्ट्री पहुंचा तो रिसेप्शन पे एक आदमी पूछ रहा था भाई रजा पहलवान बैठा हुआ है। मैं वही समझ गया, मैंने कहा ले भाई करारे मारा गया। लो भाई अंदर हाजिर हुआ, उन्होंने कहा भाई ला पका के जल्दी से दोपहर का खाना। लो जुनैद भाई यकीन करोगे 11 किलो गोश्त की 3 डिशें पका के ले गया अंदर। अच्छा। जाके मैंने रख दी। मैंने कहा बंदे ज्यादा ना हो, मगर रजा पहलवान अकेले बैठे हुए थे। अच्छा। मुझे कहते ओके भाई निकल जा, खाने दे अब, नजर न लगा। शुरू हो गए। आधे घंटे बाद मैं गया, मैंने कहा बर्तन उठा लूं, धड़ाधड़ खा रहे थे अभी। फिर वापस आ गया। 1 घंटे बाद गया, फिर खा रहे थे धड़ाधड़। मैंने कहा शायद भूल गए हैं, याद करवा दूं। मैंने कहा भाई ये पानी वाला जग साहब पड़ा हुआ है, दरमियान में पानी भी पीते हैं। घड़ी देख के कहने लगे भाई अभी 4:30 हुए हैं, दरमियान आएगा तो पानी भी पी लेंगे। मैंने कहा 4:30 दरमियान क्या मतलब? कहता भाई मैं पेट देख के नहीं घड़ी देख के खुराक खाता हूं। मैंने कहा भाई घड़ी के मुताबिक तो 7 बजे आपका दोपहर का खाना खत्म होगा, फिर रात का किस वक्त खाएंगे? कहने लगे 8 बजे। मैंने कहा भाई 7 बजे दोपहर का खत्म और 8 बजे रात का शुरू। कहने लगे भाई 1 घंटा तो मुझे फ्रूट खा लेने दो खुदा के लिए। भाई मैं तो उन्हीं पैरों पे दौड़ा, बाहर गेट वाले को इस्तीफा पकड़ा के निकल लिया। मैंने कहा कहीं रात के खाने की आवाज ना पड़ जाए भाई। लेकिन करारा साहब कुकिंग शोज में तो हम देखते हैं आप अनवाऊ अकसाम के खाने बना रहे होते हैं। Exactly. लो भाई यो भी नजर का धोखा है, नजर का धोखा। अब यकीन करोगे जुनैद भाई, मैंने तो आज तक हर शो में सिर्फ टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और प्याज काटने का मुजाहरा किया है। यकीन करो बाकी सारी चीजें तो प्लास्टिक की पड़ी होती हैं। भाई आप यकीन करो एक ही टमाटर 4-4 शो में काटता हूं और हर दफा ऐसे लगता है कि पहली दफा काट रहा हूं। पता नहीं वो मकनातीसी टमाटर है, फिर जुड़ जाता है। करारा साहब 1 मिनट, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप रेसिपी कैसे बता देते हैं? नहीं ये ना कहिए कुछ नहीं आता, किताब पढ़नी आती है। भाई कुकिंग की एक किताब लेता हूँ, उसमें से हर समय में जो लिखा होता है सुनाता जाता हूँ रोजाना एक शो में। अच्छा करारा साहब ये जो प्रोग्राम के आखिर में आप तैयार खाना दिखाते हैं वो कहाँ से आता है? टीवी चैनल के सामने नन्हे के होटल से। अब आप पूछेंगे ये नन्ना कौन है? ये वही नन्ना है जिसने आज तक अपने होटल से खुद कभी खाना नहीं खाया। यार तरह तरह के खाने तो तुम दिखाते हो। अरे भाई ये मेरा नहीं, ये तो टीवी का कमाल है। अच्छा तो आप असली कुकिंग नहीं कर रहे होते? अरे नहीं जुनैद भाई, ये फिल्मों में और टीवी में गोली से लेके सालन तक कुछ भी असली नहीं होता। अगर ये सब कुछ असली होता तो अक्षय कुमार जितनी जितनी ऊंचाई से छलांग लगाता है कभी का मर चुका होता। भाई जितना शाहरुख का फिल्मों में आज तक खून बह चुका है, अगर टोटल करो तो 22 बाल्टियां बनता है।
इतना खून तो वो अगर सुंदस फाउंडेशन वालों को देता तो जन्नती होता। लेकिन हमने तो सुना है आपने किसी कुकिंग कंपटीशन में कोई अवार्ड भी जीता है। अरे भाई वो कंपटीशन भी घटाघट ही था, घटाघट। अब यकीन करोगे मुझे तो बहुत लेट पता चला कि आज कंपटीशन है। मैं तो कोई तैयारी भी ना कर पाया, ना ही कोई चीजें खरीद सका। मैं भागा कंपटीशन वाली जगह की तरफ। भाई करीब पहुंचा तो बाहर मुझे एक फकीर मिल गया। मुझे कहने लगा मियाँ आज तो 5 रुपए लेके जाऊंगा तुझसे। वाले कहा भाई 5 रुपए छोड़ 5000 ले, ये अपना खाने वाला बर्तन और ये जो 7 कासा है ये मुझे दे दे। अच्छा। उससे लेके मैं भागा कंपटीशन के अंदर। भाई एक ही डोल में उसने कोई 250 घरों से खाना मांग के डाला हुआ था। चम्मच पकड़ के उसी खाने को मैंने गट्टू गट्टू किया, उसी में से थोड़ा सा सालन निकाल के कासे की एक साइड पे लगाया। उबले हुए चावल बाहर से पकड़ के थोड़े से एक साइड पे लगाए। भाई टमाटर का स्टार बना के मैंने सालन के एक तरफ चिपकाया और एक बड़ी डंडी वाली हरी मिर्च लेके सफेद चावलों में यूं खड़ी की के पूरे हाल में तालियां गूंजने लग गई। भाई ऑर्गेनाइजर ने खुद ही उसे कासा शैशलिक का नाम दे दिया। अच्छा। और यूं अवार्ड मेरा हुआ। उस दिन के बाद से सारे चैनल मेरे पीछे पीछे थे भाई। ये दुनिया चैनल रह गया था, ये भी आज मैंने विन कर लिया। नाज़रीन यहाँ में लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अपना किबला जुनैद सलीम साहब, यार कई हमारी जिंदगी में ऐसी चीजें होती हैं, कई ऐसे लफ्ज होते हैं, कई ऐसे मुहावरे होते हैं, कई ऐसे हवाले होते हैं तारीख के, या हमने बुजुर्गों से कोई बात सुनी हुई है जो हमें मालूम है कि ये क्या है, मगर वो नामालूम होती है। हम उसकी कोई तारीख नहीं जानते, हम ये नहीं जानते कि ये है क्या। बहुत सारे मतलब जिस तरह अपना तुम क्या हलाकू हाँ हो, हम ये बहादुर आदमी के लिए कह देते हैं, या त्रिखे बंदे के लिए कह देते हैं, डांडे बंदे के हमें नहीं पता होता कि हलाकू खान कौन है, कौन है। बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ ये हमें याद है कि डांडे बंदे को कहना है तुम क्या हलाकू हाँ हो, या जैसे कोई बड़ी गुस्से वाली औरत हो तो हम कह देते हैं ये क्या झांसी की रानी है। हमें ये नहीं पता झांसी की रानी है कौन, या कोई खातून जो बहू जो है वो बिस्तर पे चढ़ के बैठी रहती है या आराम करती है, या आधा तो सस कह देती है कि हाँ मैं तो झांसी की रानी भी आके ले आई। ये बड़ी अजीब सी बात नहीं है कि, और इसमें कितना तजाद है कि उस खातून को भी झांसी की रानी कह दिया जाता है जो बिल्कुल शहजादियों वाली जिंदगी गुजारती है, बड़ी यानी आरामदेह जिंदगी गुजारती है, और उसको भी झांसी की रानी कह दिया जाता है जो बड़ी जंगजू और लड़ाका तबीयत की होती है। इसलिए ये चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए, जिस तरह हम तारीखी कल्चर अपना डिस्कस करते रहते हैं कि फलां चीजें होती थी वो सिर्फ शख्सियात तक ये बात महदूद नहीं है, कई इस तरह की मतलब इस्तिलाहात हैं जिनका हमें ये फौरी तौर पे ज़हन में तो मतलब आ जाता है कि जो ये बात कर रहा है इसका मतलब ये होगा, ये इसलिए ये टर्म इस्तेमाल की जा रही है या इस शख्सियत का रेफरेंस इस हवाले से दिया जा रहा है, लेकिन हमें उनके बारे में मालूम नहीं होता। अल्लाह तेरी खैर करे, ये कितना मुझे पढ़ता है, कितना समझता है मुझे यार। वेरी गुड, बहुत अच्छे। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो तुम कह रहे हो इस तरह की चीजें डिस्कस किया करो। तुम्हारे मैं कैसे डिस्कस किया करूं यार? डिस्कस कैसे करना है, इधर ही बैठ के करना है। और मैं क्या कह रहा हूं, तार पे बैठ के डिस्कस किया करो। एक सेगमेंट शुरू करो, ये जो हमें मालूम है चीजें और ना मालूम। वाह 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 यार, यही सेगमेंट का नाम होना चाहिए, मालूम ना मालूम। हाय हाय वेरी नाइस। तेरे सदके जाऊंगा, बहुत देर बाद तुमने अकल वाली बात की है। ये काम एहतियात से किया करो, और आप तो बहुत ज्यादा एहतियात किया करो। ये वाला यहाँ ये खींचने वाला, शाबाश, मेरा दिल दाड़ में है। अब क्या किसी दिन हाथ में आ जाएगा। यार मैं गत्ते का बनाऊं या टिश्यू पेपर का बनाऊं, कहता हाथ में आ जाएगा। आपकी परवाह कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं सर एहतियात। यार इस तरह की इसके अलावा भी कई चीजें हैं हम आम तौर पर टीवी के टॉक शोज में सुनते हैं, अक्सर हमें नहीं पता होता। आप कह देते हैं कि जी मुल्क बनाना रिपब्लिक बन गया,
अब अक्सर लोगों को ये नहीं पता बनाना रिपब्लिक क्या होता है और मुल्क को गस्टापो की तर्ज पे चलाया जा रहा है। गस्टापो क्या चीज थी, किस तंजीम का नाम था, किस बला का नाम था, अक्सर हमें नहीं पता होता। बिल्कुल। इसी तरह जब अपनी कुव्वत से अपना ही नुकसान हो तो कह दिया जाता है कि जी पोरस के हाथियों का किरदार अदा किया जा रहा है। फ्री मैसन क्या चीज थी, बहुत कम लोगों को पता होगा। जब सियासी मुशीरों की हमाकत का जिक्र करना हो तो फिर नौरत्न कह दिया जाता है। अकबर के जो नौरत्न थे, ये तो पता है कि नौरत्न अकबर के वज़रा को कहा जाता था, लेकिन उनकी खसूसियात क्या थी ये मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोगों को पता होगा। इसी तरह और भी कई है, मतलब एक बात कही जाती है रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था। इनकलाब फ्रांस का बहुत ज्यादा तज़किरा हर दूसरे लीडर के मैं मुंह से सुनता हूं, इनकलाब फ्रांस की तर्ज पे इनकलाब आ जाएगा, और ज्यादातर सियासतदानों को नहीं पता होगा कि इनकलाब फ्रांस कैसे आया था और क्या क्या हुआ था उसमें। हाँ, ये सारी चीजें डिस्कस करो ताकि लोगों को पता चले कि ये है क्या। मुझे तो खैर पता ही है, मैं तो एक दानिशवर आदमी पाया गया हूँ, मैं तारीख और ये सारा कुछ जानता ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे डिस्कशन करने की वजह से अताउल्लाह कासमी, मुन्नू भाई, अमजद इस्लाम अमजद, इरफान सिद्दीकी, नसीम ज़ोरा, मुजीबुर रहमान शामी, इन लोगों को भी पता चले कि ये तारीख है क्या। नहीं, वाकई इन लोगों को बताना चाहिए और ये फर्ज तुम्हें अदा करना चाहिए। मेरा ख्याल सबसे पहले इन सारे लोगों को ये बताओ कि ये जो अभी तुमने जिक्र किया था झांसी की रानी, ये कौन थी झांसी की रानी? हाँ, यही मैं चाहता था कि बताओ जरा इनको झांसी की रानी क्या है। मैं क्यों बताऊं, तुम बताओ। मुझे तो पता ही है यार, तू उनको बताओ ना झांसी की रानी कौन यार। ये देखा ना तुम देख रही हो, ये झांसी की रानी जो है ना, ये झांसे की बीवी थी। झांसा नहीं होता, झांसा देके चला गया। ये झांसे की बीवी है जिसको झांसी कहते हैं, और वो बड़ी लाडली थी इसलिए इसको झांसी की रानी कहते थे। झांसा कहां से आ गया यार? झांसी शुमाली हिंदुस्तान की एक रियासत का नाम है, उसकी ये रानी थी और इसका असल नाम मानिका था और इसको प्यार से मानो कहा जाता था। 4 साल की उम्र में इसकी माँ का इंतकाल हुआ तो इसको घुड़सवारी की और तीर अंदाजी की और जंगी जो रमूज है इसकी सारी तरबियत इसके बाप ने दी थी। अच्छा। इसके बारे में ये जो एक तस्वुर आम है कि ये बहुत लड़ाका और जंगजू खातून थी, यकीनन बहुत दलेर और बहादुर खातून थी जिसने अंग्रेज को नाको चने चबवा दिए थे, लेकिन ये साथ ही बहुत लर्नर्ड और तालीम याफ्ता खातून थी। अच्छा। इसने 18 साल की उम्र में लॉर्ड डलहौजी को अंग्रेजों के गासबाना कब्जे के खिलाफ एक बड़ा खूबसूरत खत लिखा था जो आज भी इंग्लिस्तान के आर्ट म्यूजियम में एक शाहकार की हैसियत से महफूज है। अच्छा जी। और प्रॉब्लम इसके साथ ये हुई थी कि शादी के कुछ अरसे बाद ही इसके शौहर का इंतकाल हो गया था, तो इन्होंने इससे पहले इन्होंने एक बच्चे को लेपालक बेटा बना लिया था। अब अंग्रेज साम्राज्य का ये कानून था कि जिस रियासत का कोई कानूनी वारिस मौजूद नहीं होगा उस पर ईस्ट इंडिया कंपनी कब्जा कर लेगी, और फिर इसने अपनी रियासत के दिफा के लिए झांसी की रानी का टाइटल अडॉप्ट किया और तमाम मामलात की बागडोर अपने हाथ में ले ली, और फिर इसने अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ी। पहले जो इस पर हमला किया अंग्रेज ने, उसमें अंग्रेज को मुंह की खानी पड़ी। दूसरे हमले में फिर इसको शिकस्त हुई, लेकिन उसके बावजूद इसने ग्वालियर की तरफ चली गई। ग्वालियर का जो राजा था वो अंग्रेजों का बहुत ज्यादा वफादार था, और जो झांसी की रानी थी इसके साथ सिर्फ इसके 200 के करीब जांबाज साथी थे जिन्होंने ग्वालियर पर कब्जा किया। उसके बाद जब अंग्रेज ने ग्वालियर का कब्जा हासिल करने की कोशिश की तो 2-3 मरतबा अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी, और फिर अंग्रेज फौज के तीसरे हमले में जब ये दुश्मन फौज के निर्गे में आ गई, उसके घेरे में आ गई, तो इसके साथ ट्रेजेडी ये हुई थी कि इसकी फौज के एक साथी ने इसका जो इंतहाई वफादार घोड़ा था वो चालाकी के साथ तब्दील कर दिया था। वो बजाय इसको लेके फरार हो जाता, वो वहीं पे चक्कर काटने लग गया। उसी आलम में फिर अंग्रेज फौज ने इस पर बदतरीन हमले किए, लेकिन इस आलम में भी उसने शिकस्त नहीं मानी। उसने बाकायदा लड़ाई का फैसला किया और बिल्कुल जख्मों से चूर होकर जब ये अपने घोड़े से नीचे गिरी है तो इसके तमाम साथी इसको उठाकर जंगल में ले गए थे जहां पर इसने दम तोड़ दिया था। इसलिए इसकी बहादुरी और दलेरी की दास्तानें मशहूर है। वाह 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 यार, झांसी की रानी तो एक अजीजी हुई है फिर। अजीजी। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इस बार
बार तो हस्बे डार्क सिर्फ आपके लिए आई है। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स? बख्तियार अहमद यूएसए से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अजीज साहब, दुनिया में जहाँ जहाँ आपसे प्यार करने वाले हैं उन्होंने आपकी सेहत के लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। बड़ी मेहरबानी जनाब, ये आपकी दुआओं की वजह से इधर बैठा हूँ, और कोई मैं मेड इन जापान तो नहीं हूँ। बस अब आपने हमारे लिए अपनी खुराक पे मुकम्मल कंट्रोल करना है। नामुमकिन और मुकम्मल परहेजी खाना शुरू कर दें। जुनैद साहब, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को यकीनी बनाएं कि अजीज साहब ऊंची आवाज में बात ना करें और जोर जोर से धमाले भी ना डालें। ये कौन सा काम मेरे जिम्मे लगा? नहीं करो ना, मेहनत करो। पास जो बच्चे बैठे होते हैं उनका ख्याल करते हैं, बुजुर्गों का ये फर्ज है, उनकी ड्यूटी होती है कि अगर कोई पास बैठा हुआ लड़का शरारत करनी चाहे तो उसको रोका जाए कि नहीं बेटे ऐसे नहीं करते। बस फिर ठीक है, कल से तुम्हारा खाना पीना चाय धमाल सब बंद है, सीधा सीधा। यार खाने पीने की बात हुई है कोई? खाने पीने भी है, उन्होंने खाने पीने पे परहेज का कहा है। हाँ परहेज का कहा, डॉक्टरों ने नहीं तुम्हें परहेज का कहा? कब कहा मुझे किसी ने? खुदा का वास्ता, मुझे तो डॉक्टर सरवर साहब ने कहा कि आइए जी बेटे जो मर्जी खाओ, बल्कि अगर मिट्टी खाते हो तो वो भी खाओ। मैंने कहा जी वो तो जब छोटा था उस वक्त खाता था, अब तो सियाना हो गया। अच्छा जी, शाजिब मैनचेस्टर से लिखते हैं, सलाम टू हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम जनाब शाजिब साहब। जुनैद सर, मुझे आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद है। लो, तुम तो कहती थी कि मेरी तरफ सारी मेले आई हैं, ये तो बीच में किधर से आ गई पर्सनालिटी? पहले सुन तो ले पूरी बात उसकी। एक आध बर्दाश्त कर लो यार। यार मैं पहले ही पेशेंट आदमी हूँ यार, इस तरह तो ना करो। उस तरह की बातें करो जो मेरी सेहत के लिए अच्छी हो। हमदर्दी के वोट ले रहा है। हमदर्दी के वोट नहीं ले रहा, पर्सनालिटी मेरे होते हुए तुम्हारी कह रहे हैं अच्छी है। मेरे पास पर्सनालिटी तो है और तो मेरे पास का कभी नहीं है। अच्छा, इन्होंने आपसे सवाल किया अजीजी साहब। तो सवाल मुझसे किया, तारीफें उसकी की है, सवाल भी उससे ही करें ना। नहीं क्वालिटीज आपकी सुने तो सही। कहते हैं आपने गाने और इतनी अच्छी धमाल डालने की बाकायदा ट्रेनिंग ली है, या खुदा ने बचपन से आपको दानिश्वरी के साथ साथ ये हुनर भी दिया है? बड़ा गहरा सवाल है। बहुत। बचपन से ही यार को है ये को बात करने में हद हो गई है वैसे ही है। भाई जी ये एफएससी के बाद मैंने नरगस टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था, उधर से धमाल सीखी है मैंने। मैं खुद नहीं करता, ना ही मुझे कोई शौक है, ये मुझे कहता है जरा धमाल डालो। मेरे ऊपर ऐसे काम का डालते जा रहे हो। तुम पे क्यों ना डालू? तुम कसम उठाओ, तुम ये ठुमका तुम नहीं कहते। साथ इशारे कर रहा होता है जब धमाल शुरू करता हूँ, उठ के उठ के बात करो, मैंने कभी नहीं कहा। चुप कर जो, अब मैंने किसी पे तो डाल देना। अच्छा जी, रावलपिंडी से साद मसूद भट्टी लिखते हैं, अजीजी सर के मैं आपकी इफ्तारी की दावत करना चाहता हूँ। बहुत मेहरबानी। कहाँ, किस शहर में? रावलपिंडी में। शाबाश, यानी कि 150 के वहाँ पे इफ्तारी करने के लिए 700 की टिकट खरीद के जाऊंगा। आगे तो सुन ले वो आगे क्या कह रहे हैं। आप जरूर तशरीफ लेकर आइएगा, बस इतनी जहमत कीजिएगा कि आते हुए 5 समोसे, 2 प्लेटें दही भल्ले, 1 किलो पकौड़े, आधा किलो जलेबियां, 1 डिश फ्रूट चाट, 1 जग लीमू पानी लेकर आइएगा, लेकिन खजूरें मत लाइएगा क्योंकि इफ्तारी मैंने करवानी है आपकी। बहुत शुक्रिया। देखो तुम्हारे कैसे परस्तार फैले हुए हैं पूरे पाकिस्तान। सदके जाऊं मैं, अगर ये सारी चीजें मैंने ही खरीदनी है तो पिंडी जाके जरूर खाना है। मैंने इधर बैठ के दुआ करके खा लूंगा, इधर मुझे हैजा हो जाता है यार। उनके खलूस की दात तो दो ना, उन्होंने दावत तो दी है ना। यार तुम्हें नहीं ना पता, ये खलूस नहीं, ये शरारत है। ये लड़के बीच में मुझे छेड़ते हैं। अच्छा जी, शुमाइला सजाद फेसबुक पर मैसेज देती हैं और कह रही हैं, जुनैद साहब आप लोग सिर्फ गुजरांवाला या उकाड़ा की मेल्स ही क्यों पढ़ते हैं? अमेरिका वाले आपसे सख्त नाराज हैं और आप तो जानते हैं कि अगर अमेरिका नाराज हो जाए तो क्या बनता है। आपकी हुकूमत तो अमेरिकियों की दीवानी है और आप ये सलूक कर रहे हैं हमारे साथ। सॉरी कर लो अमेरिका से, सॉरी कर लो, करिया बंद हो जाएगा, सॉरी कर लो। चल इसने तो देर कर, आई एम सॉरी जी, मुझे माफी दे दें जनाब, आप नाराज ना हो। वाकई अमेरिका को नाराज करना बहुत गलत होता है, और फिर अमेरिका में जो हमारे पाकिस्तानी भरा है उनको नाराज करना तो वाकई बहुत बुरी बात है। आई एम वेरी सॉरी। असल में ये जो उकाड़े की मेले पढ़ाते हैं ना जी जनाब सलीम साहब, उकाड़ा इनका शहर है, इसलिए ये अपने शहरदारों को खुश करते हैं।
और गुजरांवाला कहाँ से आता है? नहीं, गुजरांवाला मेरा शहर है, मगर मैं इसलिए उसका जिक्र नहीं करता कि वो मेरा शहर है। वो तो किसी वक्त भूख लगी हो तो मैं गुजरांवाले का नाम ले लेता हूँ। मुल्तान से डॉक्टर ज़ैनब लिखती हैं, अजीजी अंकल क्या बात है, आपका चेहरा रमज़ान में बहुत बड़ा और पुरनूर हो जाता है, ये रूहानियत है या तगड़ी अफ्तारियों की बरकत है? भैन मेरी ये रूहानियत है। तगड़ी अफ्तारियां मैं कौन सी करता हूँ, अल्लाह जानता है। एक खजूर और सिर्फ 2.5 किलो पकौड़े खाता हूँ। नहीं वाकई दौराने अफ्तार तो इसकी रूहानियत अपने अरूज पे होती है। यार ऐसे ना करो यार, हमें व्यूअर्स को डराओ ना खुदा के वास्ते। ये ना हो कि मैं स्क्रीन पे आऊं ही तो व्यूअर्स अपनी हांडियां उठा के फ्रीजरों में रखनी शुरू कर दे। आ गया रोटी खाने वाला भाई, आगे बड़ी ईद आने वाली है, बकरियों का मौसम है। ये ना हो कि किसी के गराज से पट्ठे गायब हो जाए तो लोग कह रहे हो है पट्ठे किधर गए थे, ईद नहीं फिर गया। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। रहमान मलिक फिर से वजीर दाखिला बन गए, हलफ 14 करोड़ रुपए में पड़ा, खर्चा रहमान मलिक से वसूल किया जाए, ऑपोजिशन का मुतालबा। 14 करोड़ रुपए में हलफ उठाया या ओलंपिक मशल उठाई है या वो चंद की चरखे वाली माई ने हलफ लिया है? हलफ 14 करोड़ रुपए का यार, हलफ सोने के पानी से लिखा हुआ था। अजीज साहब खबर आई, मैं वो पढ़ रही हूँ, मुझे क्या कह रहे हैं आप? किस बात का 14 करोड़ का खर्चा आ गया है? सारे पार्लियामेंट के मेंबरों को नए सूट दिए हैं इन्होंने। क्या इनकी हलफ बर्दारी की तकरीब में कतरीना कैफ ने एटम सॉन्ग किया है? किस बात पे 14 करोड़ लग गया? को मुझे भी तो कुछ बताओ। अपोजिशन का मौकफ ये है कि सेनेट का ये इजलास खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ रहमान मलिक साहब की हल्फ बर्दारी के लिए बुलाया गया है, इसलिए इस पर जो खर्चा हुआ है 14 करोड़ का, ये रहमान मलिक से वसूल किया जाए। अच्छा चलो अब मुझे समझ आई है यार। वैसे ये अपोजिशन वाले भी हमें चीखना शुरू कर देते हैं। अब एक बंदा वजीर बना तो यार है उसने फटाफट हलफ भी उठाना, और इतने दिन वेला रह के वो ईंटें उठाता मेरे विचार। वैसे भी इस वक्त तो पूरी हुकूमत पल दो पल की कहानी बनी हुई है, इसलिए जो वजीर बना वो फटाफट हलफ चुके। वैसे भी इस हुकूमत का तो दस्तूर ये है ना कि पहले हलफ चुको फिर हाथ चुको, अपना फिर कोई स्टेप चुको। वाकई ईमान से गरीब आवाम देखो मर रही है और अत चुकी हुई है इन लोगों ने। मैं तो कहता हूं कि यार अत चुको मगर थोड़ी सी तो कट चुको। जो आवाम का हाल हो गया देखो तो सही यार, सारा मुल्क बंद होकर रह गया। बिजली बनाने के लिए पेट्रोल जो के पैसे नहीं है इनके पास, एहतजाज करने वालों को डंडे मार रही है पुलिस, और रहमान मलिक साहब के हलफ पे 14 करोड़ रुपया लग रहा है। वाह 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 वाह। ये जो इतना भारा हलफ उठाया है ना रहमान मलिक साहब ने, अल्लाह खैर करे, ये इनको बहुत भारा पड़ना है। देखो हीथ्रो एयरपोर्ट के हुक्काम ने मुसाफिरों पर सिर्फ 2 बैग्स लाने की पाबंदी आयद कर दी। चलो हमें नवा सियापा डाल रहा है ये इंग्लैंड। अब हीथ्रो एयरपोर्ट पे 2 से ज्यादा आप बैग नहीं अब लेके जा सकते। 2 बैग्स काफी होते हैं यार। और यार जाने दो, हमारे लिए नहीं काफी होते, खुदा का वास्ता है। हमें देखो तो सही क्या क्या डिमांडें आती हैं बाहर से। हमने तो मेथरे भी लेके जाने होते हैं, करेले सुखा के भी लेके जाने होते हैं, गाँव से नानी ने चावलों की पिन्नियां भी भेजनी होती है, छोटी भरजाई ने फोन किया होता है भाइयान आ रहे हैं तो मरूंडा भी लेके आइएगा। कईयों के उधर नाने शिफ्ट हो गए हुए हैं, उनके हुक्के का तमाकू लेके जाना होता है। ये कौन सी चीजें बता रहे हो यार? यार तुम ये चीजें कह रहे हो, अल्लाह जानता है 30 साल से जो लोग उधर रह रहे हैं उनकी भी आज तक डिमांड यही होती है, इसी तरह की चीजें। तुम यकीन करोगे मेरा कईयन उधर रहता है साकब, 35 साल हो गए उसे उधर। हर गर्मियां मुझे फोन करके कहता है जी को आधा किलो जामनू किसी के हाथ भेज दो ना यार, बड़ा दिल कर रहा है जामनू का। वो बेचारा तो वो जामुन मंगवा रहा है ना जो बचपन में तुमने उससे खाए हुए। लो तो फिर मैंने जिस तरह खाए हैं वो भी उसी तरह खाए ना, चढ़ जाए उधर किसी डेविड के दरख्त के ऊपर। यार तो वैसे मजाक उड़ाते जा रहे हो, उनको अपनी मट्टी से प्यार है, अपना बचपन याद आता है, अपनी मट्टी याद आती है, वो पुरानी चीजें खाना चाहते हैं। तो फिर मट्टी से प्यार है तो 2 बैग तो ना गोरा कह लेके आना है। 2 बैगों में कितनी को मिट्टी आती है? तुमने कभी देखा नहीं ना पाकिस्तानियों का सामान ले जाते हुए, मठियाई भी उसी बैग में तुन्नी होती है और करेले भी उसी बैग में वाड़े होते हैं।
उधर पहुंच के करेले और मठियाई मिक्स हुई होती है। जो करेले खा रहा होता है वो कहता है यार करेले और मिठे नहीं हो गए पाकिस्तान में। जो मठियाई खा रहा होता है वो कह रहा होता है यार पाकिस्तान की मठियाई दी कौड़ नहीं कर। यार दाल की बड़ियां ले जाते हैं वहां, और मैं तुझे क्या बताऊं। और फिर उधर अपने अंग्रेज दोस्तों को बड़ियां खिला के उनको 3 महीने उसका नाम याद करा रहे होते हैं, बड़ियां बड़ियां। गोरा आगे से कह रहा होता है वाड़ियां वाड़ियां। ओ नो, वाड़ियां नहीं, बड़ियां बड़ियां बड़ियां, आई मीन एंट्रियां एंट्रियां एंट्रियां। हाय 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 हाय, 10 किलो के बैग में 25 किलो सामान जिस तरह फिट करते हैं, बैग की तौन पे गोडा रख के जब जिप बंद करके क्लैप करते हैं, हाय 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 हाय, सदके जाऊं ये पाकिस्तानियों का ही काम है ईमान। और जरा सा भी हौली क्वालिटी का अगर बैग हो तो बैग को कई जगह से रसौलियां निकल आती। उधर इंग्लैंड के इमिग्रेशन वाले पूछ रहे होते हैं यार जहाज में इतना गर्मी था, तुम्हारे बैग को फोड़ा निकल आया। ओहो टू मच। साबिक वजीर आला दोस्त मोहम्मद खोसा सरकारी रिहाइशगाह से 40 लाख का सामान भी जाते हुए साथ ले गए। बहुत अच्छे, इसे कहते हैं उजड़िया बागां दे गालड़ माली। इस पर तो कई कुछ कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम, या चोरां दे कपड़े डांगा दे गाज, हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा, माल होवे चोरी दा ते इन्ना भी नहीं गौरी दा, भागते चोर की 40 लाख की लंगोटी सही, अपना गोश्त नोचना होवे तो तोली दा नहीं। ये तो तुम जबरदस्ती कर रहे तो तुमने नहीं जबरदस्ती की। 40 लाख की कौन सी लंगोटी होती है? लंगोटी में हीरे लगे हुए हैं। सऊदीया में एक नौजवान अपनी शादी के दौरान बॉस की कॉल आने पर तकरीब छोड़ के ऑफिस पहुंच गया। वाह यार, बड़ा फर्शनास मुलाजिम था। क्या बात है, ऐसा ड्यूटीफुल बंदा अपनी शादी छोड़ के बॉस की बात सुनना चला। यस। हाय हाय हाय, हमें नहीं इन मुल्कों ने तरक्की की। हमारे यहाँ ये देखो ना जरा, बॉस कॉल करे तो किसी होटल में बैठ के ताश खेल रहे हो ना, तो बॉस को वापस मैसेज कर देते हैं आई विल कॉल यू आफ्टर तरावी। हाँ हाँ, घर अपने खुरे में बच्चे को साबुन मल रहे होते हैं, साहब का फोन आ जाए तो बच्चे के मुंह पे हाथ रख के कह देते हैं सर मैं क्लाइंट से मीटिंग कर रहा हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। उधर से दिल करे क्लाइंट कह दे अब मेरी आंखें च साबुन बह गया। घर बाथरूम में बैठे हुए साहब का फोन आ जाए ना, तो फोन एग्जॉस्ट फैन के पास करके कह देते हैं सर मैं मोटरसाइकिल पे हूँ आ रहा हूँ। एकदम लोड शेडिंग हो जाए तो फिर कहते हैं ओहो सर मोटरसाइकिल में कचरा आ गया है। हालांकि राजा पुरोहित अशरफ ने कहा भी था रमजान में कचरा नहीं आएगा, पर आ गया जी, क्या करूं मैं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।